बच्चों, आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। आज हम निर्मल वर्मा द्वारा रचित पाठ जहाँ कोई वापसी नहीं के शेष और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस पाठ में लेखक ने ऐसे मनुष्यों के दर्द को बताया है, ऐसे मनुष्यों के तकलीफ़ों का वर्णन किया गया है जिन्हें विकास के नाम पर अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, विस्थापित होने के लिए मजबूर किया जाता है। लेखक को खासकर इस बात से बेहद तकलीफ है कि सिंगरौली गांव अत्यंत उपजाऊ जमीन वाला गांव है तथा इसके आसपास के जंगल अत्यंत समृद्ध। तो मैं उस बात को एक बार फिर आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है, सिंगरौली इसका ज्वलंत उदाहरण है। और अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना क्षोभ नहीं होता, यानी लेखक को उतनी तकलीफ नहीं होती अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता। किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा अर्थात उपजाऊ और जंगल इतने समृद्ध हैं कि उनके सहारे शताब्दियों से हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते हैं। 1926 से पूर्व यहाँ खैरवाड़ जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के राज शामिल थे, रीवा राज के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 साल पहले की तक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां अधिकांश कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला, जो पूर्व पश्चिम में फैली। चारों ओर फैले घने जंगलों के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल मतलब जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था, जहाँ ना लोग भीतर आते थे और ना बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप मतलब लालची युग में अपने अलगाव में सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी किसी इलाके की संपदा है यानी संपन्नता है, उसका अभिशाप बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारी और उद्योगपतियों की आंखों में सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रह सकी। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई। विस्थापन मतलब लोगों को उजाड़ दिए जाने की एक लहर। जब रिहंद बांध बनना शुरू हुआ तो एक ऐसी लहर आई जिसे आप विस्थापन की लहर कह सकते हैं, लोगों को उजाड़ दिए जाने की लहर कह सकते हैं, जिनके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। सिंगरौली, जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ यानी स्वर्ग और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। राष्ट्रीय गौरव के साथ तो जरूर प्रतिष्ठित हुआ, लेकिन उसका मूल्य लोगों को अपने विस्थापन के द्वारा चुकाना पड़ा। कोयले की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत गिरोहों की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया। जहां बाहर का आदमी फटकता ना था, वहां केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई।
जिस तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों का आक्रमण शुरू है। विकास का यह उजला पहलू, विकास का ये जो सफेद श्वेत जो पहलू जो सबको दिखाई दे रहा था, अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर, मतलब बड़े स्तर पर विनाश का अंधेरा लेके आया था। हम उसका छोटा सा जायजा लेने दिल्ली में स्थित लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम न था कि औद्योगिकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया उसे रोका जा सकता है। ऐसा कोई सुखद भ्रम लेखक के मन में नहीं था। शायद 35 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा न होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती। ऐसा विकल्प भी 35 साल पहले चुना जा सकता था कि आदमी भौतिक सुख के पीछे ना भागे, भौतिक सुख के कारण अपना विनाश ना करे, जब सिर्फ जीवन के उन्हीं जरूरतों के पीछे भागे जो जीवन के लिए ज्यादा जरूरी है। ऐसा भी विकल्प मनुष्य 35 साल पहले चुन सकते थे, जिन्हें चुना नहीं गया। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी, क्योंकि अपनी समस्त कोशिश के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। इसलिए हम लोग चाहते तो विनाश पर आधारित इस विकास के अंधाधुंध दौड़ को रोक सकते थे। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी, वह उन रिश्तों में जीवित थी जो मनुष्य और मनुष्य के बीच जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में जीवित थी, ना कि यूरोपीय संस्कृति की तरह म्यूजियम्स और संग्रहालयों में जमा नहीं थी, जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों और एक शब्द में कहें तो उसके समूचे परिवेश से जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद था। जो एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच जो रिश्ते होते हैं उसकी लिपि में मौजूद रहता था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, यूरोप में अगर पर्यावरण का प्रश्न उठाया जाए तो वह भूगोल और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखने का है, पर भारत में ऐसा नहीं। भारत में हम लोग पेड़, जमीन, जायदाद, जंगल से आत्मिक रूप से जुड़े होते हैं, ना कि प्रकृति और मनुष्य के बीच सिर्फ संतुलन बनाए रखने के लिए, मनुष्य और भूगोल के बीच मात्र संतुलन बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि हमारा एक आत्मिक लगाव होता है पेड़ के साथ, जंगल के साथ, जमीन जायदाद के साथ और अपने घर के साथ। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसके संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद का स्वतंत्रोत्तर भारत मतलब स्वतंत्रता के बाद का भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यानी दुख यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। ट्रेजेडी यह रही है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान नहीं गया। यानी हमारा सबसे हमारे लिए दुख का विषय यह है कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में हम जो योजनाएं बना रहे थे विकास के लिए, उसमें प्रकृति और मनुष्य और संस्कृति के बीच जो नाजुक संतुलन होता है उस ओर हमारे सत्ताधारी ऐसे लोग जो पश्चिम शिक्षित थे उनका ध्यान नहीं
गया। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए भी, लेखक का ऐसा मानना है कि हम पश्चिम के देशों को अपना मॉडल बनाए बगैर भी अपने शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते थे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। लेखक को यही तकलीफ है। लेखक चाहता है कि हमारे देश में विकास की ऐसी योजनाएं बने जो प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच एक नाजुक संतुलन बनाकर ही निर्धारित किया जाए। ऐसी औद्योगिक विकास का मॉडल बने, ऐसा औद्योगिक विकास का स्वरूप निर्धारित किया जा सके। पर दुर्भाग्यवश पश्चिम देशों की देखा देखी और विकास की अंधाधुंध दौर में हम ये सब भूल गए और इसका दर्द अनेक मनुष्यों को अपने घर बार, अपने जमीन जायदाद से भी स्थापित होकर उठाना पड़ा। यह थी निर्मल वर्मा द्वारा रचित पाठ जहाँ कोई वापसी नहीं की व्याख्या।